नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त कई फसलों की कटाई का समय है तो कई फसलों की बुआई का समय है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह इस वक्त आपके लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीज फसल उत्पादन में सबसे अहम स्थान रखते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान सही बीज का इस्तेमाल करें, लेकिन हर साल बुवाई के लिए बीज खरीदने से बेहतर है कि किसान खुद ही बीज का उत्पादन करें। किसान बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले खेत में तैयार फसल में रोगिक का काम कर ले। इसमें मुख्य फसल से अलग पौधों को अलग कर दें। इसके बाद 6 से 8 इंच ऊपर से कटाई करें। इसके बाद सुखाने के बाद थ्रेशिंग करें। साथ ही बिना मशीन के ग्रेडिंग करें। बिना मशीन के ग्रेडिंग कैसे करें, आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक से। आज हम बासमती धान का बीज अपने खेत में कैसे बनाएं जिससे कि अगली साल हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े और हम अच्छी गुणवत्ता का बीज बो करके अच्छी फसल ले सकें, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए, अभी खेत में आपकी फसल लगभग तैयार होगी। जैसे कि जो लोग अपने खेत से बीज रखना चाहते हैं उन्होंने पहले ही रोगिंग का कार्य कर लिया होगा। रोगिंग में आपने जो भी पौधा जो हमारी मुख्य फसल है उससे ज़रा भी अलग नज़र आता है, ऊंचा है, नीचा है, पहले बाली निकली, बाद में निकली, अलग दिखाई दे रहा है, उन सब पौधों को खेत से निकाल देना है। तो आपका बीज के लिए ये खेत ऐसा होगा जिसकी फसल आप बीज के लिए रख सकते हैं। अब क्या करना है, जब आपने इसकी 6 से 8 इंच ऊपर से कटाई कर ली और फिर सुखाने के बाद आप जब इसकी थ्रेसिंग करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं बीज मशीनों से बनता है, ग्रेडिंग की जाती है और हमारे पास तो मशीन है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। और मशीन लगानी है तो हमें 25-30 लाख रुपए चाहिए। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आपने काट के पीटने के लिए आते हैं तो 2 जगह बनाइए, 2 ठिकाने बनाइए अपने धान को पीटने के लिए। और पहला जो ठिकाना है, ड्रम है या लकड़ी है या जो भी आप जिस पर पीटते हैं उस पर एक बार हल्की चोट मारिए, एक बार हल्की चोट मारिए और बाकी सारा आप देखेंगे दूसरी जगह पर वहाँ पर झाड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे पौधे के प्राइमरी टिलर होते हैं, शुरुआत की जो बालियाँ होती हैं उनमें जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के दाने बनते हैं, उनमें जो ओज है वो बहुत ज़्यादा होती है और संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इन्हीं दानों को हमें अलग करना होता है। तो जब प्राइमरी टिलर पहले निकलते हैं तो बाली में जो दाने हैं वो पहले पकते हैं, वो लंबे होते हैं, बढ़िया होते हैं और हल्की चोट मारने से सिर्फ वही दाने वहाँ झड़ेंगे। और बाकी जो दूसरी जगह झाड़ा है, ये वाला आप जितना भी धान है इसको आप मंडी में बेच देंगे और बीज के लिए इस तरह से रखेंगे। तो देखिए, बिना पैसा लगे आपका जो है बिल्कुल तैयार हो गया बीज। और इस बीज को अच्छे से आप साफ़ करेंगे, इसको उड़ाएंगे, कूड़ा करकट दूसरा जो भी इसमें गंदगी है वो सब निकाल के और फिर इसको अगले साल प्रयोग करने के लिए आप स्टोर करेंगे। स्टोर करने में भी आप ध्यान रखें कि इस बीज को कपड़े की थैली में रखें और इसमें कहीं लिख दें एक कागज़ पे डाल के कि ये वैरायटी है और इस साल की उगी हुई है, और इसको फिर आप अगले साल खेत में प्रयोग कीजिए। किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना बीज खुद बनाइए। जो चीज़ आप अपनी खुद बना सकते हैं वो दूसरों से अच्छी होगी और आपकी अगली साल की फसल बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से बीजों का भंडारण भी बड़ी सावधानी से करें। बीज को कपड़े के बैग में रखें जिसमें बीज से संबंधित जानकारी भी लिख दें।
ऐसा करने से अगले साल बुआई करते समय किसान को उक्त बीज के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा बीज अन्न आप काटेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी बहुत सारी संस्थाएं बीज उत्पन्न करती हैं, बीज पैदा करती हैं और आपको प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अधिकतर किसान बीज की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं होते या कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और जो बाज़ार से वो बीज लाते हैं अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन आपको बासमती के देश के सबसे अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करा रहा है और हम आगे भी कराते रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा फार्म या छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन सभी किसानों की पूर्ति नहीं कर सकता। यदि आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं और वास्तविकता में अच्छी फसल लेना चाहते हैं, अच्छा बीज चाहते हैं, तो आप अपना बीज अपने लिए खुद बनाइए। बीज बनाना बहुत आसान है। बीज बनाने के लिए आपको बहुत कोई बड़ी साइंस नहीं लगानी है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना है। सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है कि मैं जो बीज बनाऊंगा वो बीज दुनिया का सबसे अच्छा बीज होगा और उसको खुद भी प्रयोग करूंगा और अपने गांव के दूसरे किसानों को भी दूंगा। तो बीज बनाने के लिए क्या करना है, जैसे आप अपनी फसल पैदा करते हैं उसी तरीके से बीज की फसल भी पैदा कीजिए। आप पहले से तय कर लीजिए कि किस नंबर के खेत का, कौन से वाले खेत से आप बीज रखेंगे और उसमें विशेष ध्यान ये रखें कि कोई भी दूसरे तरीके के पौधे आपको नज़र आते हैं तो उनको आप निकालते रहिए। दूसरे तरीके के पौधों को खेत में बिल्कुल नहीं रहने देना है। इस प्रकार बीज की फसल तैयार हो जाएगी। और ग्रेडिंग कैसे की जाए उसके लिए आपको हमने बताया कि किस तरह से उसकी ग्रेडिंग करनी है। आप इस तरह से उसकी ग्रेडिंग करेंगे और बहुत सारे किसान भाई चाहें अपनी आय बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिखाया है, एक उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारे किसानों की आय को हम कैसे बढ़ाएं, वो सारे कार्य करने में यदि आप बीज को साथ में लेते हैं तो आपकी इनकम दुगनी नहीं कई गुना तक बढ़ सकती है। फसल में सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज की गुणवत्ता का होना। जैसा बीज होता है वैसी ही फसल मिलती है। बहुत सारी संस्थाएं बीज उत्पादन करती हैं और किसानों को उपलब्ध भी कराती हैं, जिससे किसानों को भरपूर उत्पादन मिल सके। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन देश की सबसे अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सभी किसानों की बीज की मांग पूरी करना संभव नहीं होता। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान खुद ही बीज का उत्पादन करें। उसके लिए किसानों को थोड़ी सावधानी रखनी होती है। अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। किस तरह से सर्दियों के इस मौसम में आपने बकरियों का रखरखाव करना है जिससे ठंड से भी उन्हें बचाया जा सके और साथ ही साथ उनका दुग्ध उत्पादन भी कम ना हो। तो आइए जानते हैं तमाम जानकारियां कार्यक्रम के इस भाग में। पशुपालन में बकरी पालन कम समय में सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि कुछ बकरी से शुरुआत करने के बाद कम समय में एक बड़ा फार्म बनाया जा सकता है और इसके लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पशुपालकों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। जिनके पास पूंजी की कमी है वो किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बदलते मौसम में कैसे करें बकरी की सुरक्षा? बदलते मौसम में बकरियों को खास देखभाल की जरूरत होती है। पशु को सुरक्षा देने के लिए उनके आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। सामान्य रूप से सर्दियों में नमी की मात्रा अधिक होती है और शेड में लंबे समय तक तापमान कम बना रहता है। जमीन ठंडी हो जाती है, इसलिए शेड को साफ और सूखा रखने की कोशिश करें ताकि फर्श के तापमान में नमी ना हो। इसके लिए फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बकरियां इस नमी वाली गीली जमीन के संपर्क में आती है तो उनके शरीर का तापमान बाहर की ठंड वाले नमी के तापमान का प्रतिरोध करने के लिए परिवर्तन से गुजरता है, जिससे कभी-कभी शरीर में खून के प्रवाह में बाधा हो सकती है, जिससे उनके खुर या कान में संक्रमण की आशंका बनी रहती है। साथ ही बकरी का शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बना होना चाहिए। इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलेगी, जिससे सर्दियों के साथ साथ मॉनसून में भी शेड में तापमान के कम होने और नमी से बचा जा सके। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें ताकि उचित हवा प्रवाह हो सके और शाम व रात में सुनिश्चित करें कि शेड में ठंडी हवा आने वाली खुली जगहों को टाट के बोरे और बोरियों का इस्तेमाल करके बंद कर दें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसमान के तापमान को बढ़ाते हैं। इसके लिए बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखें। सर्दियों में बकरियों में रोग होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में स्वस्थ बकरियों से बीमार बकरियों को अलग करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों में बीमारी तेजी से फैलती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। जहां इस मौसम में बीमारी होने की आशंका ज्यादा रहती है, वहीं ये समय बकरियों के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए 100 से 250 ग्राम के अनुपात में अतिरिक्त आहार या चारा दें। बकरियों को गीला और सूखा दोनों तरह का चारा दें। आहार ऐसा हो जिससे अधिक ऊर्जा मिल सके। बकरियों को गर्म और साफ पीने का पानी दें। इसके अलावा बकरियों के मेमनों को सुबह के समय धूप में स्वतंत्र रूप से घूमने दें। इससे उन्हें धूप से गर्मी और ऊर्जा मिल सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण में पशुपालन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या के समाधान के बारे में बताया जाता है, जिससे भविष्य में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और बेहतर मुनाफा लिया जा सके।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सर्दी के मौसम में बकरी पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत की है और आज कामयाब किसान की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गांव में जाना होगा, जहां कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं। परंपरागत खेती छोड़ आज वो जैविक खेती कर लाभ कमा रहे हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से फल, सब्जियां, मसाले और अनाज उगा रहे हैं। अपने खेत को इको टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी काफी संघर्षपूर्ण है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वो अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें।
इसी विचार को कामयाब करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर जिले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान सिंह खेतों में ही रह रहे थे, तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरी जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गो आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं, उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीजें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेत में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। धनिया चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। तो इसके साथ ही अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। डिम्पी ने दामिनी को धमकाया भी। 2 मिनट में मुझे और दामिनी को गांव से निकलवा देंगे। इस बारे में दामिनी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान में देश कई बाजार क्षेत्रों में बटा हुआ है। कृषि विपणन से संबंधित अवसंरचनाओं की गुणवत्ता
अच्छी नहीं है और तकनीक का प्रयोग भी कम होता है। मैं तुझे ऐसी खबर देने वाली हूँ जिसे सुनकर तेरा मन मयूर नाचने लगेगा। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप सब जानते हैं